अक्सर कार्डियोलॉजिस्ट को ये ब्लेम किया जाता है कि हम सीटी एंजियोग्राफी को फेवर नहीं करते। सीटी एंजियो लोगों को कम एडवाइस करते हैं, इन्वेसिव कैथेटर एंजियो ज़्यादा फेवर करते हैं। एंजियोग्राफी दो तरीके की होती है। एक सीटी एंजियोग्राफी होता है जिसमें ये होता है कि पेशेंट को सीटी स्कैन मशीन में लिटाया जाता है, कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट किया जाता है और मशीन पर नलियों की फोटो आ जाती है। इसके अलावा दूसरा जो होता है इन्वेसिव कैथेटर एंजियो, जिसमें हम हाथ की नली या पाँव की नली से कैथेटर इंसर्ट करते हैं, हार्ट के पास लेके जाते हैं, उसमें कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं और उससे लगभग उसी टेक्निक से एक्सरे द्वारा पेशेंट की नलियों की फोटो आ जाती है, कितना ब्लॉकेज है उसका असेसमेंट करने के लिए। लेकिन ज़्यादातर कार्डियोलॉजिस्ट अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी वो पेशेंट्स को डील करते हैं वो ज़्यादातर कैथेटर एंजियो को प्रेफर करते हैं, सीटी एंजियो को कम करते हैं। तो एज अ कार्डियोलॉजिस्ट इसका क्या लॉजिक है, इसका क्या रीज़न है, वो आज डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। पहला इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि सीटी एंजियो को ऐसा पोर्ट्रे किया जाता है कि क्योंकि वो इन्वेजिव नहीं है तो ये पूरी तरह से सेफ है, जिसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। तो सीटी एंजियो आप कितनी भी बार करो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल आदमी भी सीटी एंजियो करा सकता है क्योंकि इन्वेजिव नहीं है। पर लेकिन आपको एंजियोग्राफी के एस्पेक्ट में सिर्फ इन्वेजिव या नॉन इन्वेजिव एक ही चीज पर फोकस करना है, ऐसा नहीं है। कैथेटर के जो वायर लेके जाते हैं हार्ट के पास, उसका जो डैमेज है उसको भी कई बार बहुत ओवररेट किया जाता है। एक्चुअल में ऐसा कोई खास डैमेज नलियों में होता नहीं है वो कैथेटर को ले जाने के लिए। ये स्पेशली डिजाइन कैथेटर्स होते हैं जो स्पेशली डिजाइन मटेरियल से बनाए जाते हैं और इनके द्वारा नलियों को डैमेज होने का चांस हजारों लाखों में एक आध किसी को होगा, और वो भी ज्यादातर एंजियोप्लास्टी वर्क के दौरान थोड़ा होता है क्योंकि उसमें थोड़े बड़े साइज के कैथेटर्स और गाइड्स यूज होते हैं। अदरवाइज एंजियोग्राफी में जहाँ पे हम कैथेटर खाली नली के टिप पर टच करते हैं और वहाँ पे अंदर कोई नली के इंसर्ट कुछ नहीं होता, तो नलियों के डैमेज होने का चांस उतना ज़्यादा कुछ नहीं है, ओवररेट किया जाता है फॉर अदर रीजंस। दूसरा चीज़ ये कि सीटी एंजियो भी पूरी तरह से सेफ नहीं है क्योंकि रेडिएशन एक्सपोजर जो रेगुलर एंजियो में है और सीटी एंजियो में है वो लगभग बराबर है, शायद सीटी एंजियो में थोड़ा ज़्यादा ही होगा क्योंकि रेगुलर एंजियो में जो फ्लोरोस्कोपी वगैरह ऑन किया जाता है वो 5-10 सेकंड के लिए किया जाता है। सीटी एंजियो में भी लगभग वैसा ही होता है, मे बी थोड़ा ज़्यादा ड्यूरेशन सीटी एंजियो में हो सकता है, केस टू केस वेरी कर सकता है। लेकिन रेगुलर एंजियो और सीटी एंजियो में रेडिएशन एक्सपोजर बराबर होता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम डिस्कस करें तो दोनों लगभग बराबर है। शायद सीटी एंजियो में थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा होता है। सेकेंड चीज़ ये कि जो कॉन्ट्रास्ट का अमाउंट यूज होता है, जो कि सबसे ज्यादा टॉक्सिक चीज है। कॉन्ट्रास्ट मतलब बेसिकली जो डाई इंजेक्ट किया जाता है शरीर में जिसके द्वारा मशीन पर फोटो आती है, वो कंपैरेटिवली सीटी एंजियो में बहुत ज्यादा होती है, इनफैक्ट 10 गुना ज्यादा होती है। रेगुलर एंजियोग्राफी में जो कॉन्ट्रास्ट यूज होता है वो हार्डली 10 to 15 ml होता है क्योंकि कैथेटर हम वहीं पे लेके जाते हैं, तो हृदय की नली को भरने के लिए जो कॉन्ट्रास्ट लगता है वो 2 से 5 ml लगता है एक शूट में। आप अगर 5 या 6 शूट भी अगर ले रहे हैं तो मैक्सिमम 15 ml कॉन्ट्रास्ट लगेगा। जबकि सीटी एंजियोग्राफी में पूरी मेन नली और हार्ट की सारी नलियां, पल्मोनरी आर्टरी, सबको एक बार कॉन्ट्रास्ट से भरा जाता है, तो इसमें 100 से 150 ml कॉन्ट्रास्ट जैसा लगता है, तो ऑलमोस्ट 10 गुना कॉन्ट्रास्ट, यानी यहाँ पे 15 ml लग रहा है, 10 से 15 ml, वहां पे 100 से 150 ml लग रहा है, तो 10 गुना का फर्क है। ऑब्वियसली जितना ज्यादा कॉन्ट्रास्ट दिया जाएगा उतना हार्ट को और किडनी को डैमेज होने का चांस ज्यादा होगा, और एक बार में अगर बहुत ज्यादा दिया जाएगा तो रिस्क बहुत बढ़ जाएगा क्योंकि 10 से 15 ml को किडनी आराम से फ्लश आउट कर सकती है, कॉन्ट्रास्ट किडनी के द्वारा शरीर से बाहर निकलता है। 100 ml 150 ml अगर आप देंगे तो किडनी को उसको निकालने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और एक बार में जब इतना ज्यादा वॉल्यूम कॉन्ट्रास्ट का आएगा तो किडनी का डैमेज होने का चांस कई गुना ज्यादा होगा। इसलिए कोई भी पेशेंट जिनको अगर किडनी का डैमेज है या ऑलरेडी उनको किडनी का रिस्क फैक्टर्स भी है तो उनमें तो सीटी एंजियो बिल्कुल नहीं किया जा सकता क्योंकि कॉन्ट्रास्ट बहुत ज्यादा यूज होता है। तीसरा चीज, इसमें सीटी एंजियो के दौरान हृदय की गति को भी बहुत ज्यादा कंट्रोल करना आवश्यक है, जो कि काफी केसेस में उतना इजी नहीं होता है। रेगुलर एंजियोग्राफी में हृदय की गति अगर 100-125 भी चलती रहे तो भी आपको ठीक ठाक इमेज क्वालिटी मिल जाती है क्योंकि हृदय की नली को भरने में ज्यादा कॉन्ट्रास्ट नहीं लगता, और अगर नली मूव करती भी है तो कैथेटर ऑलरेडी जो कि हार्ट की नली में प्लेस्ड है वो साथ में मूव करता है, तो इतना मूवमेंट आर्टिफैक्ट्स नहीं होता। जबकि सीटी एंजियो में बहुत ज्यादा कंपलसरी है कि हृदय की गति को 50 से 60 तक लेके आओ, तभी हृदय की गति का प्रॉपर सीटी एंजियो हो पाएगा, क्योंकि अगर सीटी एंजियो के दौरान हार्ट में जरा भी मूवमेंट होती है और हार्ट का अगर गति 60-70 से ज्यादा होती है तो इमेज क्वालिटी काफी खराब आएगी, और सीटी एंजियो की इमेज क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी तो कुछ पता नहीं चलेगा, नलियों में आपको इमेज अच्छी नहीं मिलेगी, तो इंटरप्रिटेशन बहुत मुश्किल होगा, तो आर्टिफैक्ट्स होने का चांस काफी बढ़ जाएगा, यानी गलत पिक्चर आने का चांस बढ़ जाएगा।
तो ये हृदय गति कंट्रोल करना एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, जो कि सीटी एंजियो में होता है, रेगुलर एंजियो में नहीं होता है, कंपैरेटिवली कम होता है। हाँ, रेगुलर एंजियो में भी हृदय गति अगर 200 के ऊपर जाती है, जो कि बहुत रेयर है, तो ऐसा दिक्कत आ सकती है। पर सीटी एंजियो में ये बहुत ज़्यादा लिमिटेशन है कि आपको गति को कंट्रोल करना ही पड़ेगा। कुछ लोगों में गति को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जब आपको सीटी स्कैन मशीन में लिटाया जाता है तो घबराहट की वजह से थोड़ी बहुत गति वैसे ही बढ़ जाती है, तो इमेज क्वालिटी अच्छी नहीं आती। अगला इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, सीटी एंजियो अगर किसी व्यक्ति जिसमें नलियों में ऑलरेडी कैल्शियम है, जो कि उम्र दराज ज्यादातर पेशेंट में होता है, वहां पे सीटी एंजियो की इमेज क्वालिटी अच्छी नहीं आती, क्योंकि वो कैल्शियम की लेयर को सीटी की बीम्स पेनिट्रेट नहीं कर पाती हैं। और इसके अलावा यदि नली में स्टेंट्स वगैरह भी हो तो भी उसको प्रॉपरली सीटी एंजियो में नहीं देखा जा सकता, क्योंकि स्टेंट का जो मेटल है वो सीटी की बीम्स को रिफ्लेक्ट करता है। रेगुलर एंजियो में कंपेरेटिवली स्टेंट चल रहा है कि नहीं, और कैल्सिफाइड नलियों को भी ज्यादा बेटर तरीके से देखा जा सकता है। सीटी एंजियो में इनको किया तो जा सकता है, लेकिन इमेज क्वालिटी कभी भी अच्छी नहीं आती, तो रिलायबल रिपोर्ट नहीं मिलती है। तो अगर कैल्सिफाइड नली है, जो कि ऑब्वियसली 45-50 साल की उम्र के बाद सब में ही ज्यादातर देखने को मिलती है, ज्यादातर 70-80% पॉपुलेशन में 58 साल के उम्र के बाद ज्यादातर लोगों में हो जाती है, तो वैसे लोगों में आप सीटी एंजियो नहीं कर सकते, क्योंकि इमेज क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी। और सीटी करने से पहले या एंजियो करने से पहले तो ये तो किसी को नहीं पता होता कि अंदर कितना कैल्शियम है, तो ऑब्वियसली अगर दोनों में से एक टेस्ट करना है तो फिर आप रेगुलर एंजियो को ज्यादा प्रेफर करते हो, जहां हाई रिस्क सिचुएशन होती है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट इशू ये है कि सीटी एंजियो की रिलायबिलिटी काफी केसेस में बहुत कॉम्प्रोमाइज होती है। सीटी एंजियो की नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू काफी अच्छी है, यानी कि अगर उसमें नॉर्मल रिपोर्ट आती है तो उसकी वैल्यू काफी अच्छी है कि ये नॉर्मल रिपोर्ट आई तो आप बोल सकते हो कि हाँ पेशेंट को कोई ब्लॉकेज नहीं है। पर अगर ब्लॉकेज आता है तो उसमें 10-20% की गलती होने का, इनफैक्ट काफी ब्लॉकेजेस के मिस होने का चांस भी काफी ज्यादा रहता है, क्योंकि ये मूवमेंट आर्टिफैक्ट्स और बाकी सारे टेक्निकल इश्यूज रहते हैं, जिसकी वजह से सीटी की रिपोर्ट काफी बार गलत आती है। रीचेक करने के लिए डबल एंजियो करना पड़ता है काफी बार। अगर नॉर्मल रिपोर्ट आई तो कुछ नहीं करना है, पर अगर पॉजिटिव रिपोर्ट आई या 50-60% ब्लॉकेज आए तो रिपीट एंजियो करना पड़ता है, और कई बार रिपीट एंजियो की रिपोर्ट्स बहुत अलग होती है। दोनों में सीटी एंजियो और रेगुलर एंजियो में बहुत फर्क होता है। अब इसमें क्या चक्कर होता है कि मान लीजिए आपने पेशेंट को सीटी एंजियो कराया और आपको पहले से उसमें अंदाजा कि ब्लॉकेज आ सकता है, और ब्लॉकेज आया, फिर आप पेशेंट को बोलेंगे अब रेगुलर एंजियो फिर से करो, तो फिर पेशेंट चिल्लाता है कि सर ये क्या चक्कर है, एक बार आप पहले सीटी एंजियो करा रहे हो फिर रेगुलर एंजियो करा रहे हो, एक बार में पहले डिसाइड करो और पहले बोलो। आप 10,000 इसका खर्चा लगा रहे हो, फिर 10,000 इसका खर्चा लगा रहे हो, कॉन्ट्रास्ट पहले 150 ml दे रहे हो, फिर 15 ml और कॉन्ट्रास्ट दे रहे हो, तो पेशेंट को हर तरफ से नुकसान है, पैसे का भी लॉस है, रेडिएशन का भी डैमेज ज्यादा होगा, प्लस उसको कॉन्ट्रास्ट भी डबल बेयर करना पड़ेगा, तो उसको हर तरफ से लॉस है कि अगर एक टेस्ट होने के बाद दूसरा फिर से कराया जाए। तो पेशेंट को एकमात्र अगर कोई भी टेस्ट अपने को करने को बोलना है तो रिलायबल ज्यादा रेगुलर एंजियो को माना जाता है, क्योंकि इसकी रिपोर्ट पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा क्रेडिबल मानी जाती है, और इसको आप कहीं पे भी जाकर रीवेरीफाई भी कर सकते हो कि एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास आपने कराया, सीडी आपको दे देते हैं, तो आप दुनिया में कहीं पे भी दूसरे कार्डियोलॉजिस्ट के पास भी जाके या दूसरे किसी भी डॉक्टर के पास जाके उसको रीवेरीफाई कर सकते हो कि रिपोर्ट सही है कि नहीं। उसमें वेरिएशन के चांसेस बहुत कम है। सीटी एंजियो में वेरिएशन के चांसेस इस मामले में काफी ज्यादा है, तो रिलायबिलिटी ऑफ द रिपोर्ट कम है। सीटी एंजियो में कई बार क्रिटिकल, सब क्रिटिकल इस तरह के वेग टर्म्स यूज किए जाते हैं, एग्जैक्ट परसेंटेज बहुत बार मेंशन ही नहीं होता है। सब टोटल ओक्लूजन, क्रिटिकल ब्लॉकेज, सब क्रिटिकल ब्लॉकेज, वेगली ओपेसिफाइड, कई इस तरह के वर्ड्स यूज होते हैं सीटी एंजियो में, जो पेशेंट के लिए बहुत उनको डिसाइफर करना या कार्डियोलॉजिस्ट के लिए उनको प्रॉपर इंटरप्रिटेशन कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। अब क्रिटिकल ब्लॉकेज तो 80% को भी बोल सकते हैं, 90% को भी बोल सकते हैं, 95% को भी बोल सकते हैं। अब 80% में पेशेंट को आप 1-2 साल भी दवा पर चला सकते हो, 70% में 2-4 साल 5 साल भी चला सकते हो, और 95% है तो आपको 10 दिन भी चलाना मुश्किल पड़ सकता है। तो क्रिटिकल और सब क्रिटिकल अगर आप एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं बताओगे तो वो कई बार गड़बड़ हो जाती है, रिपोर्ट्स का इंटरप्रेट करना मुश्किल हो जाता है। अब पेशेंट को इससे कोई मतलब नहीं है कि उसको क्रिटिकल है कि सब क्रिटिकल है, उसको तो एग्जैक्ट जानना है कि भाई मेरे को करना क्या है। पेशेंट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इस ब्लॉकेज के लिए उसको एंजियोप्लास्टी करनी है, दवा पे रखना है, बाईपास करना है, क्या करना है। तो अगर एक रिपोर्ट की अगर हम बात करें कि दोनों में कौन सी रिलायबल ज्यादा रिपोर्ट है, तो रेगुलर एंजियो ज्यादा रिलायबल है। और ये बात इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जब कभी पेशेंट को कोई ब्लॉकेज की संभावना है तो वहां पे हम मल्टीपल टेस्ट नहीं करवा सकते, वहां पे पेशेंट को हमको चूज करके बताना पड़ता है कि आपके लिए क्या ज्यादा अच्छा है, तो आप वो करने को जाओ। यदि कोई यंग पेशेंट आता है जिसमें हमको खाली रूल आउट करना है, टीएमटी भी नॉर्मल है, ईसीजी भी नॉर्मल है, पेशेंट जिद कर रहा है कि नहीं साहब मेरे को पक्का बताओ कि मेरे को ब्लॉकेज है या नहीं, या मान लीजिए कि पेशेंट का पहले स्टेंटिंग हो चुका है, अभी कोई सिम्टम्स नहीं है, हमको सिर्फ रीचेक करना है कि स्टेंट चल रहा है कि नहीं, बाईपास चल रहा है कि नहीं,
वहां पे सीटी एंजियो का ज्यादा रोल है। सीटी एंजियो कहाँ पे रेगुलर एंजियो से बेटर है, उस पर ऑलरेडी हमने पूरा डिटेल वीडियो किया है हमारे चैनल पर, वो आप देख सकते हैं। पर ये बेसिकली रीजंस ये है जिसकी वजह से आपको रेगुलर एंजियो को प्रेफर करना पड़ता है, खासकर उन पेशेंट्स में जहां उम्र 40-45 साल से ज्यादा है और जहां ब्लॉकेज की संभावना ज्यादा है, जहां टीएमटी पॉजिटिव आया है, पेशेंट को सिम्टम्स है। और ज्यादातर एंजियो किया ही उन लोगों में जाता है जिनको सिम्टम्स होते हैं। अगर किसी को कोई सिम्टम नहीं है तो वैसे भी सीटी एंजियो करने का भी मतलब नहीं है, क्योंकि वो भी इन्वेजिव टेस्ट है, वो भी कॉन्ट्रास्ट ज्यादा यूज है, उसमें भी रिस्क है। तो अगर कोई भी सिम्टम नहीं है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो वो भी करने का क्या मतलब है। ऑब्वियसली कॉन्ट्रास्ट का रिस्क जाएगा, एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं, किडनी डैमेज हो सकती है, हार्ट डैमेज हो सकता है, तो मतलब नहीं है। तो ज्यादातर पेशेंट जिसमें एंजियो किया जाता है वो ऐसे होते हैं जिसमें सस्पेक्टेड ब्लॉकेज होता है, और वहां पे हमको डेफिनेटिव रिपोर्ट ही चाहिए। वहां पे हमको खाली वेग पेशेंट को कुछ भी बोल दिया वैसे काम नहीं चलता है, क्योंकि पेशेंट भी उसमें इरिटेट होता है कि यार ये क्या है। आप कभी बोलते हो कि इसमें प्लास्टिक करना है, कभी बोलते हो नहीं करना है, कभी बोलते हो दोबारा टेस्ट करना है, कभी बोलते हो चलो थोड़ी देर दिखते हैं। वो में पेशेंट को मन में डाउट क्रिएट हो जाता है और फिर पेशेंट का कॉन्फिडेंस डॉक्टर पर भी चला जाता है और पेशेंट का ओवरऑल फिर से रिपीट टेस्ट उसको करना ही पड़ता है। तो ये कारण ज्यादा है जिसकी वजह से कार्डियोलॉजिस्ट ज्यादातर रेगुलर एंजियो को प्रेफर करते हैं। ऑब्वियसली रेगुलर एंजियो में कार्डियोलॉजिस्ट को भी उल्टा ज्यादा माथापच्ची होती है, क्योंकि रेगुलर एंजियो करने में हमको रेडिएशन झेलना पड़ता है। और कंपेरेटिवली ये अगर फाइनेंशियल एस्पेक्ट की आप बात करें तो एंजियोग्राफी इतना ज्यादा कॉस्टली प्रोसीजर है नहीं। 7-8 हजार का एंजियोग्राफी होता है, उसमें कार्डियोलॉजिस्ट को ऐसा कोई बहुत ज्यादा इनकम नहीं मिलता है, 1000-2000 रुपए ज्यादातर कार्डियोलॉजिस्ट को मिलता है। उसके लिए कार्डियोलॉजिस्ट फाइनेंशियली बायस होकर आपको रेगुलर एंजियो बोलेगा सीटी एंजियो के बदले, ऐसा यूजली कम चांसेस है। ऑब्वियसली थोड़ा रीजन उसमें हो सकता है, मना नहीं करता हूँ, बहुत सारे लोग के दिमाग में कंसल्टेशन आ सकता है, लेकिन ज्यादातर नहीं आएगा क्योंकि इसमें फाइनेंस बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है। एंजियोग्राफी में ज्यादातर हॉस्पिटल में 8000, 10,000, 12,000 में एंजियो होता है, सीटी एंजियो का भी प्राइस लगभग बराबर ही है। कंपेरेटिवली कार्डियोलॉजिस्ट को ज्यादातर अगर ब्लॉकेज है तो उसको सेम टाइम पे या उसको ट्रीटमेंट करने में कार्डियोलॉजिस्ट के लिए फाइनेंस इन्वॉल्व हो सकता है। पर ऑब्वियसली ये सिर्फ फाइनेंशियल एस्पेक्ट पर अगर हम डिस्कशन करेंगे तो उसमें बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि उसमें हर कार्डियोलॉजिस्ट का या हर व्यक्ति का सोचने का तरीका अलग हो सकता है और वो डिसीजन पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। आई थिंक फाइनेंशियल एस्पेक्ट पर बहुत ज्यादा अगर हम सोचे तो मे बी 5 to 10% कार्डियोलॉजिस्ट का थॉट प्रोसेस वैसा हो सकता है। पर अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन जाने तो मैं तो रेगुलर एंजियो थोड़ा अवॉइड ही करना चाहता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली हमको भी रेडिएशन का उसमें एक्सपोजर होता है, जिससे कि कार्डियोलॉजिस्ट को भी कैंसर, ट्यूमर और बहुत सारी तरह की बीमारियां होने का चांस बढ़ जाता है। बहुत सारे कार्डियोलॉजिस्ट को ब्रेन ट्यूमर और कैंसर का चांसेस आजकल ज्यादा देखा जा रहा है, क्योंकि ये रेडिएशन का एक्सपोजर होता है। तो अननेसेसरी एंजियो ज्यादातर कार्डियोलॉजिस्ट नहीं करना चाहते, एटलीस्ट मैं तो नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें आपको पेशेंट को भी कुछ फायदा नहीं और आपको भी कुछ फायदा नहीं है, नीदर फाइनेंशियली, और हेल्थ की रिस्क बढ़ जाती है कई गुना ज्यादा। तो ऐसे केसेस में ज्यादातर हमारा पर्सपेक्टिव ये होता है कि क्या ज्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि पेशेंट को समझाने में उससे ज्यादा टाइम लग जाता है, उससे ज्यादा डिस्कशन में टाइम लग जाता है। तो अगर पेशेंट को हमें लगता है कि सीटी एंजियो वैलिड है या सीटी एंजियो से ठीक ठाक काम चल जाएगा तो सीटी एंजियो बोलते हैं। अगर हमको लगता है कि रेगुलर एंजियो ही इसमें जरूरी है तो रेगुलर एंजियो बोलते हैं। पर ऑब्वियसली रेगुलर एंजियो का थ्रेशोल्ड थोड़ा ज्यादा रहता है, क्योंकि ज्यादा जरूरी होता है, कंपलसरी होता है तो ही रेगुलर एंजियो करते हैं। सीटी एंजियो एज ए स्क्रीनिंग टूल भी कभी कभार कर सकते हैं, रेगुलरली नहीं वो भी करते हैं। पर हाँ, अगर कम रिस्क वाला पेशेंट भी है तो भी आप सीटी एंजियो कर सकते हो कि कंपेरेटिवली लेस इन्वेजिव है, और लो रिस्क पेशेंट में भी अगर टीएमटी डाउटफुल है तो आप कर सकते हो। रेगुलर एंजियो आप लो रिस्क पेशेंट में या जहां आपको 5-10% ही डाउट है कि ब्लॉकेज निकल सकता है, वहां आप यूजली अवॉइड करते हो, क्योंकि उसमें इन्वेजिव भी ज्यादा है और कैथेटर हार्ट के पास लेके जाते हैं। मल्टीपल टाइम्स करने से हाथ की नलियों में डैमेज होने का चांस थोड़ा ज्यादा रहता है। हाथ और पांव की दोनों नलियां बार बार एंजियो उसमें नहीं करना चाहिए। तो इसलिए स्क्रीनिंग टूल के लिए अगर हम बात करें कि ब्लॉकेज है या नहीं, सिर्फ डाउट दूर करना है, तो सीटी एंजियो अच्छा है। पर जहां कंफर्म डायग्नोसिस चाहिए, जहां डिसीजन लेना है कि स्टेंट करना है, बाईपास करना है, सब कुछ करना है, वहां पे ज्यादातर रेगुलर एंजियो जरूरी है। और हर केस में सीटी एंजियो करने को कई लोग बोलते हैं कि जो भी जिसको भी दर्द हो जाके सीटी एंजियो करा लो। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ओवरऑल बहुत ज्यादा ओवर डायग्नोसिस होगी, क्योंकि कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कोई सिम्टम्स नहीं होते, मिनिमम सिम्टम्स होते हैं, 40, 50, 60% का ब्लॉकेज उनको भी मिल जाता है। फिर अननेसेसरी वो डर जाते हैं, फिर दवाइयां चालू हो जाती हैं और फिर कई बार वो फालतू की ईसीपी या ऐसी थेरेपीज भी करवा लेते हैं, जो कि क्लियर कट पैसा वेस्ट है। पर ये सब चक्करों में कई बार आप गलत ट्रीटमेंट में भी पड़ जाते हो, गलत दवाइयां भी खाने लग जाते हो, ओवर ट्रीटमेंट हो जाता है। तो इसलिए सीटी एंजियो हर व्यक्ति का करना बिल्कुल सेंसिबल नहीं है।
जहां जरूरी है और जहां आपको लग रहा है कि हाँ इसके बिना काम नहीं चलेगा वहीं पे करिए, और जहां आपको एक्यूरेट डायग्नोसिस चाहिए वहां रेगुलर एंजियो करना पड़ेगा कैथेटर वाला। और जहां आपको वेग डायग्नोसिस से काम चल जाएगा, सिर्फ रूल आउट कर रहे हैं, नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू ही चाहिए, तो वहां पे आप सीटी एंजियो से भी काम चला सकते हैं। ये सारे ही एस्पेक्ट्स मैंने जो बाकी सीटी एंजियो पर वीडियोस किए हैं, रेगुलर एंजियो और सीटी एंजियो में क्या डिफरेंसेस हैं, वो सारे वीडियोस में ये सारे पॉइंट्स को मैंने और डिटेल में भी डिस्कस किया, आप उन्हें भी जरूर चेकआउट करें। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। ऑब्वियसली लोगों के दिमाग में ये गालियां तो होंगी कि कार्डियोलॉजिस्ट ऐसे हैं और पैसे के लिए करते हैं, और वो सारी चीज़ें तो ऑब्वियसली डॉक्टर पेशेंट ट्रस्ट आजकल वैसे भी बहुत कम हो गया है, तो इस वजह से ज़्यादातर लोग वैसे ही थॉट प्रोसेस रखते हैं। फिर भी मेरा थॉट प्रोसेस ये है कि ये वैलिड रीजंस है जिसकी वजह से ज़्यादातर कार्डियोलॉजिस्ट रेगुलर एंजियो को ज़्यादा प्रेफर करते हैं सीटी एंजियो की वजह से। उसके अलावा भी अगर फाइनेंशियल रीजन है तो डेफिनेटली 5-10% में वो केस हो सकता है, पर 90% केसेस में ये कारण होते हैं जिसके वजह से ज़्यादातर कार्डियोलॉजिस्ट रेगुलर एंजियो को प्रेफर करते हैं। एटलीस्ट मेरे रीजंस तो ये हैं। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा